नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4। दोस्त आप सबको पता है कि अब आपका एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा दिया है। दोस्त आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की। मैं आपको एक ब्रीफली में आंसर समझाऊंगा दोस्त, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ इन सभी के दोस्त नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप मेरे समझाने के बाद अगर आप उसको रीड कर लोगे तो ईजिली दोस्तों पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम ईजिली करके भी आ जाओगे। तो जैसा कि दोस्त सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, हम पहले इसको देखते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्त कि 2 चैप्टर हमारे अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के जो हमारे स्लाइड्स में क्वेश्चन दिए गए मैंने ये सोल्व करवा दिया है। जैसे एकात्मक प्रणाली का परीक्षण कीजिए, एकात्मक प्रणाली की विशेषताओं को बताते हुए उसके गुण और दोष बताइए। दोस्त ये मैंने वीडियो में कवर करवा दिया है। इसमें एक क्वेश्चन दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट है, यूके में कैसे काम करता है एकात्मक प्रणाली, मैं बस ये पोर्शन करवाने वाला हूँ अभी, क्यों? ठीक है, बाकी पोर्शन हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। तो जिसको मैंने ऑलरेडी करवा दिया दोस्तों अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है दोस्त, वो वीडियोस बनी हुई है। देखिए चैप्टर फर्स्ट ये रहा, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्त उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो अगर आप, आई होप अगर आपने देख लिया है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे कि दोस्त एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये दोस्त हमारा सेकंड चैप्टर है, तो इसमें भी मैंने आपको समझा दिया। यानी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पॉइंट जो बी पार्ट है हमारा, उसके अंदर फेडरलिज्म हमें पढ़ाया गया है। तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी आपको पूरा ये समझा रखा है। ठीक है, संघवाद क्या है, भारत में शक्ति व्यवस्था के विभाजन की बात की गई है, ये ऑलरेडी दोस्तों जो समझा दिया गया है। दोस्त ये सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। आज की क्लास में जो मुझे स्टार्ट करना है दोस्त, वो एक ऊपर का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कौन सा है ये दोस्तों, कि ब्रिटेन के अंदर एकात्मक प्रणाली कैसे काम करती है, एक ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद से मैं अब सेकंड यूनिट से स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी 2 चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। उन दोनों चैप्टर्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो सबसे पहले आज हम ये बात करते हैं कि यूके के अंदर एकात्मक प्रणाली कैसे काम करती है। दोस्त देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि दोस्त ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली हम उसे कहते हैं जहाँ की जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, दैट मीन्स केंद्र सरकार के पास हो। जैसे कि दोस्त मोदी सरकार है वो पूरे भारत की सरकार है, वैसे ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो पूरे ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, पूरे ब्रिटेन की। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। आपको ये पता है कि दोस्त यूके कैसे बना? देखो, जब हम ब्रिटेन कह रहे होंगे तो सिर्फ हम एक ही पार्ट की बात कर रहे होते हैं। तो जिसको हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वो 4 देशों को मिला के बना हुआ है। आप दोस्तों इसको 4 देश कहोगे। जैसे इंग्लैंड, जहाँ पे 83% पॉपुलेशन रहती है यूके की। नेक्स्ट दोस्तों स्कॉटलैंड, जहाँ पे 9% पॉपुलेशन रहती है। थर्ड वेल्स, जहाँ पे 5% पॉपुलेशन रहती है। उत्तरी आयरलैंड, जहाँ पे 3% पॉपुलेशन रहती है टोटल यूके की। तो इन चारों को मिलाकर ही यूके यानी कि दोस्त संयुक्त ब्रिटेन बना हुआ है, कह सकते हो आप, पूरा ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं। तो इन चारों को मिलाकर ही बना हुआ है वो। ठीक है, इन चारों को मिलाकर। अब इन चारों के दोस्त, जैसे कि इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, वेल्स से, उत्तरी आयरलैंड से, इन सभी से एक दोस्त एक क्या होता है, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट होता है, जो कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर का एक पार्ट होता है। क्लियर दोस्तों? मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। एक मान लो दोस्तों कि इंग्लैंड से कुछ मंत्री बनेंगे, स्कॉटलैंड से बनेंगे, वेल्स से बनेंगे और आयरलैंड से बनेंगे। इन सभी दोस्तों आप कह सकते हो कि एक स्टेट है, इनको आप कह लीजिए आप अपनी सुविधा के लिए। इन सभी से कुछ मंत्री बनेंगे और ये सभी मंत्री दोस्तों ब्रिटेन की जो कैबिनेट मिनिस्टर होगी उसके अंदर ये शामिल होंगे। बट ये अपने स्टेट के सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, क्या कहेंगे दोस्तों इनको? सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट कहा जाएगा, जो कि कैबिनेट के मेंबर बनते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो ब्रिटेन की यूनिटरी सिस्टम है वो कैसे काम करती है। दोस्त ब्रिटेन जो है, इसकी यूनिटरी सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट को दोस्त पावर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पावर दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर नहीं दिया दोस्त। इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। इसलिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्त वो इंडिपेंडेंट है अपने हद तक। हाँ दोस्त, ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल बन जाएगी, हाँ, बट अपने जगह पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स उसको दी गई है।
ठीक है, जो स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, समवर्ती सूची और राज्य सूची, उसके तहत। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही समझना है दोस्त कि लोकल बॉडी वगैरह हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इन सबको संविधान में चेंज करने का, अमेंडमेंट करने का कोई भी राइट नहीं है। मेनली दोस्तों जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, चाहे वो कानून बनाना हो, कानून को इम्प्लीमेंट करना हो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटेन की केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझना है। और दोस्त फेडरलिज्म अगर अब पूछा जाता है, आपको कुछ बच्चे समझ नहीं पाते ये, तो मैंने अपनी वीडियो में समझा दिया है दोस्त। संघवाद का मतलब होता है जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो, वो भी 3 तरीके से। एक लेजिस्लेटिव यानी कि इसके बीच में दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका। तो दोस्त इस तरीके से जब लेजिस्लेटिव की बात करते हैं हम, तो हम देश की संसद की बात करते हैं, इसकी देश की संसद की बात करते हैं। जैसे कि दोस्त भारत में संसद कहा जाता है, उसको ही अमेरिका के अंदर कांग्रेस कहा जाता है। जैसे कि दोस्त अमेरिका में जो कांग्रेस है वो 2 टाइप्स की है, एक है दोस्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, एंड दूसरा है सीनेट। दोस्त इंडिया के अंदर संसद को लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। तो दोस्त इस तरीके से अलग अलग जैसे कि पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे, क्लियर है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दोस्तों छोटा सा एक कंसेप्ट है जो मुझे आप सबको समझाना था यहाँ पे। अब मेनली दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ आप सभी से मेन टॉपिक पे हमारा, और जिस टॉपिक का नाम है निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के गुण और दोष बताने आपको। तो पहले आपको बताना है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि एक दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ जाता है दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो मैं क्यों ना पहले आपको ये भी समझा दूँ। देखो अभी हम ये भी क्वेश्चन समझने वाले हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहे दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले ये भी समझा दूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आओगे नीचे की तरफ आप, भारत और अमेरिका में संघवाद के अलग अलग पहलुओं की तुलना करें और उसमें अंतर बताएं। यानी कि दोस्त आपको भारत और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है इसके बीच में तुलना करनी है और आपको अंतर बताना है। क्लियर है दोस्त। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया एंड यूएसए। इंडिया दोस्त 1947 में आज़ाद हुआ, अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ। 1950 में भारत का संविधान बनकर लागू हुआ, अमेरिका में दोस्त 1789 में संविधान बनकर लागू हुआ। तब जाकर दोस्तों अमेरिका डेट मीन जिसको हम यूएसए कहते हैं वो बना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दोस्त मेनली जो फेडरलिज्म है यानी कि दोस्त जो संघवाद है उसके 4 फीचर्स कह सकते हो। अगर जिस कंट्री को हम संघवादी या संघीय देश कह रहे हैं या फेडरलिस्ट कंट्री कह रहे हैं, तो उस कंट्री में अगर ये 4 पॉइंट नहीं है तो वो कंट्री फेडरल कंट्री नहीं होगा, वो एक संघीय देश नहीं होगा दोस्त। कौन कौन से पावर होनी चाहिए वहाँ पे या कौन से पॉइंट्स वहाँ पे इंप्लीमेंट होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है भाई का, वहाँ पे शक्तियों का विभाजन होना चाहिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे दोस्त अगर और भी है जैसे कि लोकल गवर्नमेंट जैसे इंडिया में है, तो शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम उसी को फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है, संघीय देश या संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट दोस्त लिखित संविधान, वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसे भारत का संविधान दोस्तों रिटर्न है, अमेरिका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटर्न है। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे ये पुट अप होता है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसे। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब संविधान सभा के द्वारा दोस्त बनाया गया हो। अब भारत के पास एक फिक्स टाइम है जैसे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी दोस्तों भारत की थी, एक संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया है। लगभग दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन में लगभग दोस्तों 63,96,729 रुपये दोस्तों उस टाइम खर्च हुए थे। तो इस तरीके से हमारे पास फिक्स टाइम है। लेकिन दोस्त ब्रिटेन की जब बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान जो अनरिटन है वहाँ पे अलिखित संविधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, वहाँ पे दोस्त अपने नियम कायदे कानून हैं, बट वहाँ पे कोई लिखित संविधान उसको नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है उसका, और ना ही आप वहाँ पे ब्रिटेन में कभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई असेंबली बनी है। लेकिन दोस्त यही सेम कंसेप्ट अमेरिका में है, वहाँ पे भी दोस्त एक फिक्स टाइम है और वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने ही संविधान को बनाया है। क्लियर है। जैसे कि दोस्तों इंडिया के अंदर तो लिखित संविधान होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है सर्वोच्च संविधान यानी कि जो मेन सोर्स होगा पावर का वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं होगा, यानी संविधान को इंपॉर्टेंस देना है, सभी चीज़ का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट दोस्त लिबरल यानी कि दोस्त आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अब देश के अंदर अगर न्यायपालिका ही दोस्त अगर के पार्लियामेंट्री आप कह सकते हो कि किसी गवर्नमेंट के अगर कब्जे में है तो वो देश कैसे एक फेडरल बन सकता है। इसलिए दोस्त हमने भी यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में ही कि जो फेडरल कंट्री होता है उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ये तीनों आपस में अलग अलग एक इंडिपेंडेंट होते हैं बॉडी। ये दोस्तों कानून बनाता है तो ये देश पे शासन करता है कार्यपालिका, और संसद इसके कानून बनाता है
जो जुडिशियली यानी जो न्यायपालिका वो चेक करती है कि जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा वो ठीक है या गलत है, दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स होने चाहिए अगर हमें किसी देश को फेडरल यानी कि संघीय देश कहना है तो। दोस्त इस तरीके से भारत के अंदर केंद्रीय सरकार, आप कह सकते हो कि दोस्त छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर भारत भी एक देश बना है जिसको केंद्रीय सरकार कहा जाता है, जो पूरे भारत पर राज करती है। वैसे दोस्त अमेरिका के अंदर भी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पूरा अमेरिका बना हुआ है जिसको एक फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया के अंदर, अमेरिका में उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरी फेडरेशन को वो लीड कर रहा होता है। जैसे कि दोस्त अभी डोनाल्ड ट्रम्प थे, अभी दोस्त यहाँ पे जो बाइडन है, तो वो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। हम मोदी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बस यही दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोस्तों ये छोटा सा डिफरेंसेस आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स है, जैसे अमेरिकी दोस्तों जो फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, थोड़ा कठोर भी है, क्योंकि वहाँ पे संविधान में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब दोस्त इंडिया में क्या है कि चेंज करना थोड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है, यानी कि 3 रास्ते हैं हमारे पास, 3 स्पेशल, जो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ राज्य की यानी जो हाफ स्टेट है उनकी एग्रीमेंट यानी सहमति चाहिए होती है। तो भारत में जो 3 तरीका है ये अपना ही एक अनुभव है हमारा, ठीक है। भारत फेडरल से अधिक यूनिटरी है, यानी कि दोस्त भारत को ऐसा तो फेडरल कंट्री कहा जाता है जहाँ पे शक्तियों का यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट दोस्तों भारत भी एक यूनिटरी सिस्टम है और थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि भारत को स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। क्योंकि अगर देखोगे स्टेट लिस्ट तो उसके अंदर टोटल 262 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, बट जो सेंट्रल यानी जो केंद्रीय सूची है उसमें दोस्तों टोटल 100 लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और दोस्तों जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर स्टेट के द्वारा कानून जो बनाया गया है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए से उससे दोस्त मैच नहीं खाता है या दोस्तों डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया दोस्त वो कानून माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अमेरिका यूनिटरी से अधिक फेडरल है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अमेरिका यूनिटरी नहीं है, अगर अधिक फेडरल है, यानी दोस्त वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट है। भारत के अंदर दोस्त फेडरल से ज़्यादा भारत यूनिटरी है, क्योंकि स्टेट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल यानी कि मोदी सरकार पावरफुल। यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। चलिए, अमेरिका का दोस्तों जो संविधान है भारतीय संविधान से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें चेंज करना थोड़ा कठिन है यानी कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के बीच हम तुलना करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका और भारत दोनों देशों को ही दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि दोस्त अमेरिका पुराना है तो हम सबसे बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में, क्योंकि भारत एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री दुनिया में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्त, एक माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमेरिका और भारत के फेडरेशन के बीच समानताएं क्या क्या है। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो लिखित संविधान दोनों कंट्री के अंदर है। अधिकार, जैसे कि दोस्त अमेरिका के अंदर जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है दोस्त, सबसे पहले वो अमेरिका में इम्प्लीमेंट हुआ है। अधिकारों का बिल और मौलिक अधिकार उसको कहा गया, बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स उसको कहा गया दोस्तों। और इसी को हमने जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के अंदर दोस्त वो हमने अमेरिका से ही अडॉप्ट किया है, तो ये दोनों कंट्री के अंदर है। एंड अमेरिकी संविधान ने बिल ऑफ राइट्स के तहत आने वाले दोस्त अपने जो नागरिक हैं उन सबको मौलिक अधिकार दिए, तो वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया और इंडिया के सभी लोगों को दिया गया है, ठीक है। फेडरल या दोस्तों केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता दोनों देशों के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों सर्वोच्च है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, क्योंकि दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल है वहाँ पे, बट वहाँ पे स्टेट को भी रखा गया, बट सेंटर को पावरफुल है दोनों जगह पे दोस्त। अमेरिका और भारत दोनों राज्यों में तो जिन राज्यों ने फेडरल ढांचे को स्वीकार किया है वो सभी राज्य दोस्तों आपस में मिलकर यूनिटरी के साथ रहते हैं, है ना, आपस में यूनिटी होती है उनकी, कोई अलग नहीं हो सकते, ठीक है दोस्त, अलग नहीं हो सकते यार वो। नेक्स्ट क्या है, शक्तियों का विभाजन एंड डिविजन ऑफ पावर्स में जब हम बात करते हैं तो अंतर को हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अमेरिका में जिस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया है और भारत में जो किया गया है शक्तियों का विभाजन दोस्त कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में वो सिमिलर है। बट दोस्त अमेरिका के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति होता है जो कि गवर्नमेंट का भी हेड होता है और स्टेट का भी हेड होता है, लेकिन दोस्त इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का हेड तो प्रधानमंत्री होता है यानी कि पीएम भी है, भारत में तो आपको पता है प्रेसिडेंट भी है, और जो स्टेट है दोस्त इसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल बॉडीज़ पे किया गया है। एंड दोस्तों अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका के अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोस्तों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल लेवल पे जो मेनली फोकस करके किया गया है। एंड चेक और बैलेंस की शक्तियाँ, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अमेरिका के अंदर ये स्पेशली ध्यान दिया गया है
कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ या जो भी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की जो वो काम करती है आपस में बैलेंस बना रहे, कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो जाए उनके बीच में। अमेरिका और भारत के दोस्तों संवाद के बीच कुछ अंतर है, हम इन अंतर को समझते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्त अमेरिका के अगर हम पूरे समझे तो दोस्त अमेरिका के अंदर फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इंडिया के अंदर थोड़ा यूनिटरी सिस्टम है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल बनाया गया है। कोई कभी दोस्त इन फ्यूचर में भारत से कोई राज्य कभी अलग ना हो जाए, है ना। भारत की दोस्त एकता यूनिटरी को देखते हुए, अखंडता को देखते हुए ऐसा स्टेप लिया गया था। अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान से दोस्त थोड़ा सा मैंने बताया था कि स्ट्रोंगर है। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि जो अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो कोई पेचीदा भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट वहाँ पे चेंजेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे दोस्त अमेरिका का जो संविधान है टोटल उसमें कह सकते हो कि अब सिर्फ 7 आर्टिकल है, बट इंडिया के संविधान के अंदर टोटल 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट्स है दोस्त, लगभग 12 अनुसूचियाँ इसके अंदर। सोचिए तो बहुत अपने आप में दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो पावर और दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर्स का, उनमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट की पावर्स को एक एक वर्ड्स में डिफाइन कर दिया गया है, जिससे कि आगे चले कोई डिस्प्यूट्स ना हो। तो हमारे संविधान निर्माता थोड़ा सा होशियार थे दोस्त, इस कदम में आगे दिक्कत हो सकती थी। सेकंड दोस्तों ये हमारे पास चेंज जैसे कि अमेरिका का संविधान थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वहाँ पर रिजिडिटी है, डैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना अमेरिका के अंदर। तो इसलिए दोस्तों अब तक अमेरिका में टोटल 27 ही संशोधन हुए हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्त। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे संशोधन करना संविधान में आसान है, ठीक है। तो क्योंकि 3 तरीके से होता है, पहला होता है सामान्य बहुमत के द्वारा, जनरल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है, जिसमें टोटल अगर मान लो 100 मेंबर हैं तो अगर आधे से +1 50 + 1 अगर 51 मेंबर भी सहमत हो जाते हैं तो वो कानून लागू हो जाता है भारत के अंदर। सिंपल, जैसे कि स्टेट बनाना हो, कोई नया स्टेट बनाना हो, किसी का नाम चेंज करना, दोस्त सिंपल मेजोरिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। इसमें दोस्तों अगर टोटल राज्य के जो 1/3 यानी 2/3 मेंबर सहमत होने चाहिए। मान लो 100 मेंबर है अगर हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे दोस्तों 545 मेंबर है भारत के अंदर जिनका इलेक्टेड होता है, ठीक है। अगर तो 100 मेंबर है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ समझने के लिए आप सभी के, तो 75 मेंबर सहमत होने चाहिए। उसको स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत कहा जाता है। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया भारत में दोस्तों संविधान में चेंज यानी कि स्पेशल कानून बनाने के लिए। एंड जो थर्ड हमारे पास है वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की सहमति। ये दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि जीएसटी पास करने में, है ना, या तो संविधान में कोई चेंजेस करना हो, आर्टिकल 368 के तहत कोई चेंजेस करना हो तो दोस्त ये चाहिए होता है, जिसमें सभी स्टेट की सहमति भी चाहिए होती है। सही मतलब सभी स्टेट की में से आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो दोस्त ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भारत में, बट ये दोनों आराम से मिल जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए भारत में अब तक 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अमेरिका में सरकार का प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वहाँ पे दोस्त सिर्फ राष्ट्रपति होता है, वही मेन पावर होता है राष्ट्रपति के पास ही। भारत में दोस्तों सरकार का पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है। वो जब तक सरकार में बनी रहेगी जब तक उसको मेजोरिटी रहेगी लोकसभा के अंदर। बट दोस्तों अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। जब तक दोस्त प्रेसिडेंट चाहेगा वो किसी को मिनिस्टर बना सकता है, दोस्त हटा सकता है। वो अपने प्रति मतलब जो अपने काम के प्रति, जनता के प्रति दोस्तों उत्तरदायी कह सकते हो, बट वो किसी भी कांग्रेस के प्रति यानी जो संसद है वो उसके प्रति उत्तरदायी या उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका और भारत के बीच दोस्तों आप जो जुडिशियल सिस्टम है आपको ये समझना है। देखो अमेरिका के अंदर जो जज है अगर वो सक्षम है काम करने तक, तो जब तक दोस्तों वो काम कर सकता है। अब जब वो लगे गवर्नमेंट की वो कैपेबल नहीं है तो दोस्तों उसको हटा दिया जाएगा, ठीक। लेकिन इंडिया में क्या है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो 58 ईयर से पहले दोस्तों उसको नहीं हटाया जा सकता, सक्षम के बेस पे नहीं। अगर दोस्तों उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेंस कर दिया हो तो वो बात अलग हो जाता है, बट उसको पहले नहीं हटाया जा सकता। हाई कोर्ट में 62 ईयर है और सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर है रिटायरमेंट की, इससे पहले नहीं हटाया जा सकता। नागरिकता में दोस्तों अंतर है। अमेरिका के अंदर क्या होता है कि पहले जो नागरिक है अमेरिका का वो पहले स्टेट का नागरिक है, देन दोस्तों वो अमेरिका का नागरिक है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, यहाँ पे पूरे भारत में सिर्फ एक ही नागरिक होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का थोड़ा स्टेट पावरफुल है यार। तो ये दोस्त ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो जरूर देख लेना, इसमें संवाद का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर दोस्तों अगर देख लोगे आप तो पूरा जो आपका रिजिम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ना, लोक लुभावन, लोकतांत्रिक शासन, सत्तावादी शासन, दोस्तों ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेनली दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैं आपको छोड़ गया था यहाँ पे बीच में। आ जाते हैं दोस्त इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के गुण और दोष को बताइए।
देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो जीता वही सिकंदर है, जिसको सबसे ज़्यादा दोस्तों वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। मान लो दोस्तों ये जनता है, ये सारी जनता है, और इन सभी लोगों ने, मान लो दोस्तों इलेक्शन के अंदर टोटल 4 लोग खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो दोस्तों ये 4 लोग खड़े हैं, और ये सभी जो जनता है दोस्त, मान लो टोटली जो पॉपुलेशन है वो 100 है। मैं ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बोलूँगा यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो जाए। मान लो ये 100 जने हैं, और दो 100 जने में से इस बंदे को वोट दिया, यानी जो ए बंदा है इसको बोल के 25 लोगों ने इसको अपनी वोट दी है, 20 लोगों ने दोस्तों इसको वोट दी है, ठीक है ये, एंड दोस्त 5 लोगों ने इसको वोट दी है, क्लियर है। एंड दोस्त आप कह सकते हो कि 20 लोगों ने इसको वोट दिया है, एंड दोस्तों ये हमारे कितने हो गए, और 30 लोगों ने इसको वोट दिया। अब जरा दोस्तों आप देखोगे तो ये दोस्तों 50 इस तरीके से टोटल 100 बंदे का वोट हो गया। ए को मिला है 25 लोगों ने वोट दिया है, बी को दोस्तों दिया है 20 लोगों ने, और सी को दिया है 5 लोगों ने, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा तो लिख दिया ना, 1 2 3 5, ठीक है दोस्त। हाँ दोस्तों ठीक है ना। एंड दोस्तों जो डी है हमारे पास, उसको दिया है 30 लोगों ने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल जो मेंबर हो गए 100 हो गए। अब इनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है दोस्त वो जीत जाएगा। इसको कहा जाता है एफ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसने सबसे पहले दोस्तों अपनी ज़्यादा वोट ले ली वो जीत जाएगा। दोस्त इसमें देखोगे आप तो ए वाले के पास 25 है, बी वाले के पास 20 है, तो सी वाले के पास 5 है, तो डी वाले के पास 20 है, दोस्त ई वाले के पास 30 है ना। दोस्त मान लो कि 5 मेंबर खड़े हुए हैं, आप इस तरह से समझ लो आप। तो जो 30 मेंबर वाला दोस्त, जिसको 30 लोगों ने चुना है, वोट दिया है, ये बंदा जीत जाएगा। लेकिन दोस्त इससे पहले देखोगे तो ये 25 वाला भी हार गया, 20 वाला भी हार गया, 5 वाला भी हार गया, और 20 वाला भी दोस्तों हार ही गया। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी एक कमी कह सकते हो। ये बंदा दोस्तों 50% से भी कम वोट लेकर आया है। देखो 50 लोगों ने भी इसको नहीं चुना दोस्त, 30 लोगों ने इसको चुना, फिर भी ये जीत जाता है। प्लस दोस्तों जो इनको वोट मिलती है ये सारी वोट खराब चली जाती है, क्योंकि दोस्त अब इन सारे लोगों पे से ये बंदा शासन करेगा, ठीक है। चाहे दोस्तों ये MLA का इलेक्शन हो, चाहे भारत के अंदर MP का इलेक्शन है, क्योंकि यही 2 इलेक्शन दोस्तों भारत में है जो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डालती है। एक दोस्तों पंचायत वगैरह का भी है, बट हम मेन इनको दे के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो ये सारे दोस्तों लोग इसके अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों अपने नोट से दिखा दूँ, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैं आपको ईजी वर्ड में समझा रहा हूँ। प्लस दोस्तों अगर आप नोट्स ले सकते हो तो आप नोट्स जरूर ले लेना, इन सभी चीज़ को आप पढ़ लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको नोट्स में से और समझा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सको अल्टीमेटली। देखिए मेन क्या है, एक चुनाव प्रणाली या मतदान प्रणाली नियमों का एक समूह होता है। यह निर्धारित करता है कि चुनाव और जनमत संग्रह कैसे आयोजित किए जाते हैं और उनके परिणाम कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो राजनीतिक चुनाव प्रणाली सरकारों द्वारा आयोजित की जाने वाला एक सिस्टम है। तो इस तरीके से जो FTP यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है FPTP, हम इसको गुण और दोष देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलिए आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मैंने उनको यहाँ पे भी बता दिया इंग्लिश मीडियम के अंदर, वो यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप एग्जाम के अंदर ये डायग्राम इस तरीके से टेबल बना दीजिएगा आप, ठीक है। तो बहुत ईजी यहाँ पे रहेगा ये। चलिए एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है ये समझने में बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। हाँ आपको बिल्कुल ईजी समझ में भी आ गया, अच्छा ये सिस्टम है ये, ठीक है। FPTP दोस्तों जो सिस्टम है अक्सर ये बहुमत पे देखा जाता है, यानी जिसको बहुमत मिल गया। अब बहुमत मतलब इसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गई दोस्त, सिंपल बहुमत है वो, है ना। मान लो कि टोटल दोस्तों 70 एरिया है, और 70 एरिया है दोस्तों, उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसको सीट कही जाती है। तो 70 एरिया में से 70 लोग खड़े हुए हैं, और दोस्तों बहुमत के लिए जो संविधान कहता है कि 70 का आधा प्लस 1 चाहिए। तो 70 का दोस्तों आधा 35 प्लस 1 हो गया 36। जिसको 36 मिल गए, यानी जिसके 36 मेंबर जीत गए दोस्त, वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में टोटल 70 सीट है, तो 36 मेंबर जिस पॉलिटिकल पार्टी के जीत गए वो जीत जाएगा, ठीक है, यानी जीत गए उसकी सरकार बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 36 सीटें
को किस तरीके से जो जो 36 सीटें है दोस्त, यही हमारा हम इसको बहुमत कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पूरे समाज के लोग वोट दे सकते हैं दोस्त बहुमत का। और जो डेमोक्रेसी में और बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। FPTP के दोस्तों समर्थक जो है उनका ये कहना है दोस्तों मेनली कि जो ये जो सिस्टम है, ये छोटे दल जो होते हैं या उनको भी सक्षम बना देता है दोस्त चुनाव लड़ने के लिए। आप भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो दोस्त और चुनाव लड़ सकते हो सिंपली। तो ये काफ़ी बेहतर है। तो टोनी ब्लेयर ने एक बार कहा था कि अन्य प्रणालियाँ छोटी पार्टियों को शक्ति संतुलन प्रदान करती है और दोस्तों उनको वोटे के अनुपात में प्रभाव डालती है। यहाँ पे दोस्तों हम इसके दोष देखते हैं, इसके मतलब कि क्या बुराइयां करते हैं पहले सिस्टम की। देखो दोस्तों, इसके अंदर गठबंधन सरकार के गठन की बारंबारता, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि इसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, जिससे गठबंधन बनते रहता है, कोलिएशन की गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती, हमें पता है ये। ठीक है। और दोस्त मैंने आपको इस एग्जाम्पल में जब ये मैंने समझाया था आपको कि दोस्त जिसको 30 वोट मिल गई, इन सभी लोगों में से 3 लोग जिसको मिल गई तो वो तो जीत जाएगा। पहले तो जिनको कम मिली है, इसको 20 मिली है, इसको 5 मिली है, इसको 20, इसको 25 है ना, तो इन सब के द्वारा जो वो ये जनता ने जो वोट डाली है इन सबको, तो ये सारे वोट खराब जाएगी। ठीक है। क्योंकि भाई ये सब के सब तो हार गए हैं। जो जीता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल से मान लो 5 पॉलिटिकल पार्टी है और पांचों दोस्तों एक मेंबर को खड़ा किया आपने, लेकिन पांचों में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को 30 वोट यानी 30 लोगों ने अपनी सहमति दी है। बाकी वो दोस्तों किसी ने 20 दी, 5 दी, 20, 25 सबको ऐसे मिली है, बट जो सबसे ज़्यादा मिली है दोस्त इन सभी के मुकाबले में वो 30 मिली है। तो ये 30 वाला बंदा जीत जाएगा, बाकी दोस्तों बचे हुए जो वोट्स है वो खराब चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे दोष है। आप कह सकते हो कि अब इसके दोस्तों डिसएडवांटेज है, जो कि 50% से भी कम वोट लाकर भी इंसान जीत जाता है यहाँ पे, बट एक भी वोट उसको ज़्यादा मिल जाती है तो वो जीता हुआ माना जाता है। ठीक है दोस्तों। एंड मतदान और उम्मीदवार के दोस्तों बीच जो संबंध होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी जो मतदाता है, जो वोटर है और जो कैंडिडेट है दोस्त, उसके बीच का संबंध जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। क्योंकि मेनली दोस्तों कभी कभार जो एक करिश्माई नेता होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है दोस्त, लोग सिर्फ उसी का नाम जानते हैं। जैसे दोस्तों बीजेपी है, और ज़्यादातर दोस्तों लोग मान लो कि मोदी जी का जब इलेक्शन हुआ 2019 के अंदर भी, 2014 के अंदर भी, तो कई लोग तो दोस्तों ऐसे हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे सिर्फ बीजेपी को वोट देकर आए हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी जीतेगा। तो अक्सर कई स्टेट में भी ऐसा होता है कि कहीं स्टेट का कोई इलेक्शन है तो दोस्त बीजेपी को वोट इसलिए डाला जाता है कि मोदी जी के नाम से। अब आपको पता है कि 2014 के बाद एक अलग ही एक लहर आई मोदी जी के नाम पर। वैसे ही तो सेम दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल की गवर्नमेंट, अब उसके MLA चाहे कितने भी कैसे भी हो, काम कर रहे हैं ना कर रहे हो, ये डजेंट मैटर है, बट दोस्त केजरीवाल के नाम पे लोग आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं और दोस्त अल्टीमेटली वहाँ की जो एरिया के लोग हैं वो जीत जाते हैं। और दोस्त कईयों को तो अपने MLA और MP का नाम तक नहीं पता होता, और उन लोगों को वो बस वोट डालने जब जाते हैं उस दिन को पता हो कि आज वोटिंग का दिन है और हमें वोट डालने जाना है। तो दोस्त मेनली जो उम्मीदवार के बीच और जो मतदाता के बीच जो संबंध है वो काफ़ी कमज़ोर माना जाता है इसके अंदर। ठीक है। बट अब दोस्त पॉलिटिकल रूप से काफ़ी अवेयरनेस फैल गई है, तो थोड़ा अब जाके सही हो रहा है सिस्टम। ठीक है। इसलिए दोस्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये थोड़ी कम रहती है इसके अंदर। जनता दोस्तों जब वोट डालने जाती है तो उस टाइम तो नेता आते हैं आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, तो उस टाइम जनता भगवान बन जाती है। बट वोट डालने के बाद जब सरकार बन जाती है, लोग जीत जाते हैं, तो आप कौन मैं कौन दोस्तों 5 साल तो कोई नहीं पूछता आपको। फिर 5 साल के बाद वो समय आता है जब फिर से वो गिड़गिड़ाने आते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हो कि 5 साल तक कोई पूछना भी नहीं आता। तो इसकी एक सबसे बड़ी कमी रही है इस वाले सिस्टम की। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले हम दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण और दोष क्या है, हमें ये बताना है। तो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब दोस्त हमें ये समझना होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं इस सिस्टम के अंदर क्या होता है। देखो अनुपातिक यानी कि अनुपात में लोगों को सीट दे देना, सीटें अनुपात में देना। मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही समझा देता हूँ। देखिए मान लो दोस्तों एक एरिया है, ठीक है, और उस एरिया से 4 पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी लोगों ने इलेक्शन लड़ने की सोच ली है। तो अभी तक क्या होता है, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर हम जब वोटिंग डालने जाते हैं दोस्त, तो हम फलाना नेता खड़ा हुआ है वहाँ से, हम इसका नाम जानते हुए हैं। ठीक है। लेकिन दोस्त इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, लोग किसी बंदे को वोट ना देकर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। दोस्तों मान लो कि बीजेपी है, एक दोस्तों कांग्रेस है, एक दोस्तों मान लो आम आदमी पार्टी है ना, आप हैं। तो इस तरीके से लोग इसको वोट देंगे, यानी कि वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी एक बंदे को वोट डाल रहे हैं वो।
ठीक है, ऐसा नहीं होता है सिस्टम के अंदर। अब थोड़ा डीपली समझाता हूँ मैं ताकि एग्जाम में आप लिख सकूँ। देखो सबसे पहले एक हम फीचर्स की बात करते हैं। एक ही जगह से जो दो उम्मीदवार चुना जा सकता है, इसके अंदर ये होता है कि एक जगह पे दो दो एमएलए बन सकते हैं, एक ही जगह से दो दो एमपी बन सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से दोस्तों पहले चुनाव 3 से 5 लोगों के बीच होगा। यह व्यवस्था नीदरलैंड और आयरलैंड यानी दोस्तों नीदरलैंड और इसराइल के अंदर दोस्तों इस टाइम में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड और इसराइल के अंदर है। यह व्यक्ति के बजाय दल को महत्व देता है। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डाली जाती है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान को वोट डाली जाती है। मान लीजिए दोस्तों एक्स नाम का एक बंदा है और वो बाई पार्टी की तुलना में कम मत प्राप्त करता है। मान लो कि एक्स पार्टी है, मान लो कि एक्स नाम का बंदा है एक, और जो बाई पार्टी के जो लोग हैं उनसे इसको जो लोगों ने वोट दिए वो कम दिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्स पार्टी के यानी जो एक्स पार्टी है को सीट बिल्कुल मिलेगी ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको और इजीली एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लो कि दोस्तों बीजेपी है और कांग्रेस है। ठीक है, जनता ने दोस्तों जो वोट दिया है वो इसको भी दिया है और इसको भी मिला है। मान लो दोस्तों कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस को जो वोट्स है वो कम मिली है, तो इसका मतलब इस सिस्टम में ये नहीं होता, जो प्रोपोर्शनल सिस्टम इसमें ये नहीं होता कि बीजेपी को ज़्यादा मिली है तो इसको ज़्यादा सीटें मिलेगी और कांग्रेस को कम से वोटें मिली तो इसको सीट मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्त। इसके अंदर एक ही एरिया से अगर बीजेपी का मेंबर भी दोस्तों जीता है तो दोस्त एक ही एरिया से कांग्रेस का मेंबर भी जीत जाता है ना, अल्टीमेटली इसको भी सीटें मिलती है। मान लो दोस्तों कांग्रेस को अगर 20% लोगों ने वोट दिया है और दोस्त इसको 30% लोगों ने वोट दिया है, तो इसके 30 मेंबर जीतेंगे और इसके 20 मेंबर जीतेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जितने भी आपको परसेंटेज में वोटेज मिले हैं दोस्त, उसी परसेंटेज वोटेज को सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम कहा जाता है प्रोपोर्शनल, उसी अनुपात में सीट मिलना जिस अनुपात में आपको वोट्स मिली है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मेन पॉइंट दोस्तों जो हमारा है यहाँ पे। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यानी जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, इसके 2 टाइप्स के हैं। ये 2 टाइप में होता है। सबसे पहला क्या होता है, सूची प्रणाली, और दूसरा होता है सूची प्रणाली मतलब लिस्ट सिस्टम, और सेकंड होता है एकल संघ हस्तांतरणीय मत व्यवस्था यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। देखो इंग्लिश मीडियम वाले जो है यार, मैं आपको सिर्फ पहले स्टोरी और कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी जो नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम में भी हैं, तो उसको ले लेना। एक दोस्त एक टाइम पे मैं एक ही स्लाइड्स या एक ही नोट्स शो कर सकता हूँ मैं, इसलिए दोस्तों मेरी भी मजबूरी है यहाँ पे। चलिए तो अभी हम देखते हैं सूची सिस्टम यानी कि लिस्ट सिस्टम के बारे में, कि इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लो तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक है बीजेपी दोस्तों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी ने ये सोचा कि ये मान लो दोस्तों एक एरिया है, मान लो ए नाम का एक एरिया है, और इस एरिया से इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करना है। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये सभी पार्टियां अपनी नाम के यानी जो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगी। मान लो इसने एक लिस्ट बनाया और इस लिस्ट में सभी के नाम लिख दिए, इसने भी दोस्तों एक लिस्ट बनाया, सभी के नाम लिख दिए, और इसने भी एक लिस्ट बनाया, सभी के नाम लिख दिए। यानी कि ये सभी मेंबर जो लिखे गए हैं ये इलेक्शन में खड़े होंगे। कहाँ पे खड़े होंगे दोस्त, जो ए नाम का एक स्थान है वहाँ पे खड़े होंगे। अब होगा ये कि जब लोग वोट डालेंगे तो जितने दोस्त इनको जिनके यानी कि जो बीजेपी है, बीजेपी के हिस्से में जितने भी सीट्स आएंगे दोस्त, उन सीट में जो स्टार्टिंग के जो भी मेंबर होंगे, मान लो कि इसको मिल गए, मान लो कि इसके दोस्तों 10 मेंबर खड़े हुए हैं। ठीक है, इसके भी मान लो 10 मेंबर खड़े हुए हैं। मान लो दोस्तों बीजेपी को मिल गए उसमें से 6 सीटें, इसको दोस्तों मिल गए मान लो दोस्तों 2 सीटें, उसको भी मिल गए 2 सीटें। तो बीजेपी के स्टार्टिंग के जो लिस्ट के मेंबर होंगे यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट में जिनके नाम सबसे पहले हैं वो स्टार्टिंग के 6 मेंबर इसके जीत गए। ठीक है, इसके स्टार्टिंग के 2 मेंबर जीत गए और इसके जो सबसे पहले लिस्ट में 2 मेंबर है वो जीत गए। तो इसको कहा जाता है लिस्ट सिस्टम। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे समझ आ गया आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम आता है, आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है प्लीज, इसके अंदर यार इसमें कोटा निकालना होता है आपको। ठीक है, कोटा कैसे निकालते हैं, कोटा जो वैध मत आपको मिले हैं यानी कि जो वैध यानी मान लो जितने भी आपको वोट्स मिले हैं, ठीक है, वो लिखना होता है यहाँ पे, जो लीगल वोट्स होते हैं जितने मिले हैं वो। ठीक है, एंड टोटल जो सीट्स है उस एरिया में, मान लो दोस्तों आपको लोगों ने 70,000 लोगों ने आपको वोट दिया है और दोस्तों वहाँ पे जो टोटल सीट है वो 70 सीट है दोस्तों। इससे फाइनली दोस्तों डिवाइड करके आपको कोटा निकालना होता है। क्लियर है दोस्त, चलिए आपको समझ में आ गया। मतों की जो कुल संख्या, यहाँ पे आपको दोस्तों ये समझना है, जो वोट की कुल संख्या को पार्टी की सूची के आधार पर कोटे के बीच बांट दिया जाता है दोस्तों। प्रत्येक दल भागफल के अनुसार सीटों की संख्या को प्राप्त करता है।
कभी कभी दोस्तों जब सीटों की संख्या पूरी नहीं भरी जाती तब उस समय सबसे बड़ी पार्टी जो होती है अन्य सीटें दे दी जाती है उसको। और यह सूची दोस्तों प्रणाली ये कह सकते हो कि काफ़ी मतलब कि बुराई भी है ये, ठीक है। अब मान लो कि दोस्त जो सीटें बच गई छोटी पार्टियों को ना मिलकर दोस्तों बड़ी पार्टियों को मिल जाती है जिसको सबसे ज़्यादा सीट है, तो ये इसकी एक बुराई है। तो वैध मत की कुल संख्या और जो सीटों की संख्या को डिवाइड करके कोटा निकाला जाता है और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो उसकी सीटें हैं वो दे दी जाती है दोस्तों, जैसे कि कितनी सीटें किसको दी गई है ये ध्यान रखना दोस्तों। सिंपल आपको ये यहाँ पर लिखना है प्लस ये कोटा की जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है वो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। हस्तांतरणीय दोस्तों मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली ये जो सिस्टम ये आइलैंड के अंदर है, माल्टा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यहाँ पे जो सीनेट का इलेक्शन होता है दोस्तों इसी के तहत होता है। भारत के अंदर भी दोस्तों ये सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में दोस्तों जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है यानी कि जो भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है दोस्त, वो इसी के तहत होता है जिसका नाम है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसमें क्या होता है, मान लो दोस्तों 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, मान लो दोस्तों 4 लोग खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, सभी लोगों ने वोट दिया और एक कोटा निकाला जाता है। पहले कोटा ये होता है कि मान लो कि जिसको भी एग्जाम्पल के मैं दोस्तों बताता हूँ, जिसको भी 60 वोट्स मिल गए यानी 60 वोट्स मिल गए वो जीत जाएगा। ये दोस्तों हो गया हमारा कोटा, ये दोस्तों हो गया हमारा कोटा। अब सभी लोगों ने दोस्तों वोटें दी अपनी अपनी, इसको भी दी इसको भी दी, सभी लोगों को मिल गई। मान लो दोस्तों इसको मिला है क्या दोस्तों, इसको मिल गया मान लो 40 है ना, अलग यानी सिर्फ 60 चाहिए बस मिलनी। इसको दोस्तों मिल गया है 20, इसको मिल गया दोस्तों 10, इसको मिल गया 5, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास जो टोटल मेंबर है वो 60 हो गए, 70 यानी टोटल मेंबर 75 मेंबर है। आप एग्जांपल के लिए समझ जाओ। और 75 लोगों ने दोस्तों सिर्फ 75 में से 40 लोगों ने इसको वोट दिया है, बाकी दोस्तों इसको 20 दिए, इसको 10 दिए, इसको 5 दिए। अब होगा क्या दोस्त, जीतने के लिए तो 60 से वोट चाहिए है दोस्त, ये तो जीत नहीं पाएगा। तो अब ये होगा इनमें से जिनके भी सबसे कम है, जैसे कि ये है 5 वाला, इसके दोस्तों जो 5 है वो इनमें बांट दी जाएगी और दोस्त इस मेंबर को यहाँ पे अब गेम से हटा दिया जाएगा। तो फिर से वही सेम इलेक्शन होगा। अब दोस्त अगर सेकंड टाइम वोटिंग में अगर ये इसको दोस्त 60 मिल जाती है तो दोस्तों मान लो ये जीत गया, और जिसको कम मिली है वो निकल जाएगा। मान लो दोस्तों इसको 60 नहीं मिल पाई है, बट जिसको सबसे कम मिली है दोस्त उसकी सीट को इसको देके, मान लो दोस्तों इसको 85 मिली थी, ठीक है, और दोस्त इसको सिंपल मान लो 20 मिली है और इसको है ना 15 मिली है मान लो आप, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं है भाई अब। तो दोस्त अब क्या होगा, इसका जो 15 है क्योंकि हार गया भैया, अब इसका 15 जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब क्योंकि जिसके सबसे कम होते हैं दोस्त उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा दोस्त जब तक एक कैंडिडेट जीत ना जाए। चलिए दोस्त इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आई होप दोस्तों आपको समझ में ये आ गया होगा पॉइंट। अब मैं आपका पॉइंट बता देता हूँ दोस्त कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है इसके गुण क्या है। मेनली देखो सभी वर्गों को इसमें समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, चाहे दोस्तों वो बहुसंख्यक में हो यानी जो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक ही जगह दो मेंबर चुने जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ही जगह पे आपको 2 विधायक होंगे, 2 संसद होंगे आपके, ये पॉइंट है इसमें। सभी मतों का जो सदुपयोग होता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम जिसके 30 मेंबर दोस्तों वही जीत पाया था, बाकी जिसके 15, 20, 25 थे वो हार गया था, तो उसके वोट भी खराब चले गए थे। बट जो इसके अंदर क्या है, जिसके 30 मिले हैं वोट वो भी जीतेगा, जो जिसको वो 20 लोगों ने वोट दिया वो भी इसमें जीतता है, ठीक है। बट जो की सीटें कम आती है, 30 वाली की सीटें ज़्यादा आती है वो बात अलग है, बट दोस्त सीटें मिलती है इसके अंदर, तो सभी को मत का जो होता है वो यूज़ हो जाता है इसके अंदर, बर्बाद नहीं जाती। प्रतिनिधि दोस्त जनता के वास्तविक प्रतिनिधि बन पाते हैं यहाँ पे, है ना, रियलिटी में वो काम कर पाते हैं, क्योंकि दोस्त जनता ने यहाँ पे वोट दिया है प्लस कोई वोट खराब नहीं गई है। बहुमत की दोस्तों निरंकुशता का यहाँ पे भय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि दोस्त जिसको मेजोरिटी मिली है वो डिक्टेटरशिप करेगा, वो निरंकुश बन जाएगा, वो अल्पसंख्यकों को पे अत्याचार करे दोस्त, तो ऐसा नहीं होता। इसमें अल्पसंख्यक की भी गवर्नमेंट बन जाती है और दोस्त जो बहुमत में है उनकी भी बन जाती है, तो दोनों का इसमें फ़ायदा रहता है। दोस्तों लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल अनुकूल है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों ये सिस्टम भारत को भी अपना लेना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े दोस्त देशों के लिए मतलब कि जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ के लिए दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जटिल बहुत ज़्यादा जटिल है। मैंने आपको समझाया अभी भी, कईयों को समझ में आ गया, कई को समझ में भी नहीं आया हुआ, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस पूरा है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है इसको। जनता के बीच में दोस्त ये ना जहाँ की जनता सही से समझ नहीं रखती है पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, वहाँ की जनता इसको सही से समझ नहीं पाएगी। उनको ये पता नहीं होगा कि आखिर हमारे नेता चुने कैसे जाते हैं अगर वो वोट डाल के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मतदाताओं यानी कि दोस्त जो
वोटर्स और जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दी जाती है, ना कि दोस्तों किसी भी नेता को वोट जाती है इसके अंदर, ठीक है। एंड एक क्लास वर्ग को इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो सरकारें काफ़ी अस्थायी बन पाती है यहाँ पे। मान लो कि कभी कभार गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, क्योंकि इसमें दोस्त जिसको 30 वोट मिले वो भी जीत रहा है, किसी दोस्तों जिसको 20 मिले वो भी जीत रहा है, तो वोट्स क्या होते हैं यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं, यानी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्त कि 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर सरकारें बनाती है। तो कह सकते हैं कि अगर बीच में किसी ने भाई अपनी समर्थन ले लिया, सरकार गिर जाएगी, तो अस्थायी सरकार की स्थापना यहाँ पे होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके 2 हैं सारे। राष्ट्रीय हित की दोस्तों यहाँ पे उपेक्षा की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट का यहाँ पे दोस्त जो मेनली है उसका यहाँ पे इग्नोर किया जाता है उसको, ठीक है। एक स्पेशल क्लास या दोस्तों छोटे छोटे जो वर्ग होते हैं उन सबको छोड़ दिया जाता है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक जो मेन जो नेता होगा, कह सकते हो जो चमत्कारी होगा, जिसका प्रभाव ज़्यादा है दोस्त, उसका समाज पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग पॉलिटिकल पार्टी को वोट सिर्फ उस नेता को देख के ही दे देंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके दोस्त भी है, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर निष्कर्ष कहा जा सकता है इस प्रकार से कि यह प्रणाली केवल ऐसे देश, ठीक है दोस्त, ऐसे देश में भी लागू हो सकती है जहाँ के लोग शिक्षित हों, है ना, एजुकेटेड हो यार। कि भारत जैसे दोस्त जहाँ पे दो गाँव के लोगों में जहाँ अभी इतनी भी समझ नहीं है, तो भारत जैसे लोगों में सफल नहीं है ये। तो इस प्रणाली को व्यापक लोकप्रियता नहीं प्राप्त हो सकी है। तो जिन देशों में इसे अपनाया गया है वहाँ भी इसे दोस्त अभी तक ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। इंग्लैंड, ठीक है दोस्त, इंग्लैंड कह सकते हो, तथा अमेरिका जैसे देशों में भी इसे बहुत कम सफलता मिलती है। फिर भी उस कह सकते हो कि आजकल आने वाले टाइम में इस सजेशन दिया जा रहा है कि इस प्रणाली को भी अपनाना चाहिए, ठीक। बट भारत जैसे देश के लिए पॉसिबल ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था दोस्तों कैसी है, हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि ब्रिटेन के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे दोस्त लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है दोस्त। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि वहीं से हमने लिया है दोस्तों। वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट बनती है वही मेन पॉलिटिकल पावर होती है उसके पास होती है। वहाँ दोस्तों जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, जैसे कि सुप्रीम है वहाँ की पार्लियामेंट। अमेरिका में दोस्त वहाँ की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है, बट भारत इंडिया के अंदर जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। तो तीनों देशों में दोस्तों ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ पे ये हो गया दोस्त। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे चलाती है दोस्त। आज भी यहाँ पर राजतंत्र है ये ब्रिटेन, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रिटेन की दोस्तों पॉलिटिकल जो पार्टी होती है दोस्त, उसके अंदर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए दोस्त, ठीक है। एंड अनुशासन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के अगर मेंबर के अपनी पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिसी से अगर वो एग्री नहीं भी करते तो उसको खुलकर विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, इसलिए ये बात सही नहीं होगी उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो अनुशासन काफ़ी होता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर नेता का महत्व ज़्यादा होता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो होते हैं, तो नेता का सर्वोच्च स्थान होता है यहाँ पे, ठीक है। राजनीतिक दल की नीतियों में समरूपता पाई जाती है। मेनली दोस्तों काम वो एक ही करते हैं, कभी दोस्त कंजर्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट आती है, कभी लेबर पार्टी गवर्नमेंट आती है, तो यही दोनों के आपस में चलता रहता है। जैसे तो अमेरिका में सेम 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम। कभी जो डेमोक्रेटिक पार्टी आई, ठीक है दोस्त, डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट नहीं तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना, रिपब्लिकन पार्टी की। तो इस तरीके से यही वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सिंपल सारे पॉइंट्स आपको पता है, तो आप सिंपल दोस्त सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बनाकर लिख दोगे। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन और अमेरिका की दलीय व्यवस्था बताना है। देखो दोनों में 2 पार्टी सिस्टम है, दोनों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दोगे आप, इजीली तरीके से डिस्क्राइब कर दोगे। भारत की दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, फेडरल सिस्टम मैंने आपको समझा रखा है। तो राष्ट्र राज्य क्या है मैंने आपको समझा दिया है, इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यूरोप में राष्ट्र राज्य का कैसे उदय हुआ है दोस्त, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों ऑलरेडी, उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब दोस्तों मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जेंडर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जेंडर में कि जो टिकनर है उसके विचार बताओ नारीवाद के ऊपर। तो आपको इसमें ये बताना होगा दोस्तों, नारीवादी में जो जेन टिकनर है दोस्त, वो एक उदारवादी, एक लिबरल, एक फेमिनिस्ट है, जिसने महिलाओं की इक्वालिटी पे अपना फोकस किया है। दोस्त पैट्रियार्कल सिस्टम को ख़त्म करने की बात कही है, तो पुरुष और महिलाओं में जो असमानता है उसको ख़त्म करने की बात कही है। दोस्त प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। दोस्त जो पैतृक संपत्ति है, जो पिता की संपत्ति है, उसमें जितना घर के बेटे का अधिकार है तो उसने बेटे का भी अधिकार होना चाहिए। दोस्त ये सारे मुद्दे उसने उठाया है जो जेके टिकनर है। तो दोस्त महिलाओं के मुद्दे पे ये है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका भी अधिकार होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं।
किसी भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कोई डाउट्स लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट अगर दोस्तों अगर आपने एक बार इन नोट्स से अपने रीड कर लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इन नोट्स के लिंक इसलिए मैंने आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर दोस्तों परचेज कर लीजिए। और भी दोस्तों सारे एडवांस नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। भारतीय दलीय व्यवस्था की दोस्तों विशेषता है, ये सब तो आप बिल्कुल सारा बना के लिख दोगे यार, अगर मेरी आपने सारी वीडियोज़ को देख लिया है पहले तो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। एंड राष्ट्र राज्य क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे कंसेप्ट देखो, सबके यहाँ पे थिंकर्स का नाम भी बताने हैं आप सभी को। एंड मेन दोस्तों जो हमारा कंसेप्ट है उदय के कारण, ठीक है, जैसे सामंतवाद का ख़त्म किया गया वहाँ पे, जो एग्रीकल्चर सिस्टम में जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उनका ही रोब चलता था, फ्यूडल सिस्टम का अंत करना, ठीक है दोस्तों। रेनेसां आना, रेनेसां जो रिफॉर्मेशन किए गए चर्च में दोस्त, मेनली जो धर्म सुधार आंदोलन किए गए, चर्च की जब दबदबा है उसका जो मेन जो हेजमन थे दोस्तों उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। एंड दोस्त नेक्स्ट काफ़ी सारे युद्ध हुए, और इस युद्ध के अंदर इंग्लैंड चाहता था पूरी दुनिया पर राज करना, फ्रांस चाहता था पूरी दुनिया पर राज करना, इस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। कई देशों के अंदर सब विदेशी भाव जो शासन है उसके ऊपर गुस्सा पनप पाया, है ना दोस्तों। ये भी एक मेन अपने देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, ठीक है। अन्याय के विरुद्ध दोस्तों प्रतिक्रिया, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हो गई, है ना दोस्तों। इन सब में क्या था कि अपने ही देश के अंदर लुई 16वां दोस्त लोगों पर अत्याचार करता, आए दिन टैक्स को बढ़ाया जा रहा था, तो इस वजह से भी दोस्त वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में उदय हुआ। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो मेन दोस्त ज़्यादातर जो मेन जैसे कि मैकियावेली हो गया, जेम्स मिल हो गया, एंड दोस्त गैरिबाल्डी हो गया, दोस्त ऐसे कुछ ये समाज के अलग बहुत बड़े विद्वान कहे जाते हैं, पॉलिटिकल के विद्वान, ठीक है, स्कॉलर्स, जिनका जन्म दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। तो इनका काफ़ी योगदान रहा है देश को, समाज को बदलने के लिए, ठीक है दोस्त। अगर देश को बदलना है दोस्त तो शिक्षक को पैदा करना होगा, जो अपनी शिक्षा और दीक्षा से समाज को चेंज कर देता है, ठीक है। पुनर्जागरण दोस्तों, समाज में सुधार किया गया, नए नए दोस्तों इन्वेंशन हुए, और आपस में देखते देखते धर्म में सुधार से स्टेट और धर्म को अलग किया गया, और फाइनली दोस्तों हुआ क्या, स्टेट का कंसेप्ट ऊंचा हुआ और एक इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंस दिया गया, और इस तरीके से दुनिया भर के अंदर दोस्त राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इनको टॉपिक को दोस्त मैंने डीपली समझाया हुआ है, जो समझा दिया मैंने, उसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए। तो दोस्तों ये सारे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको मैं दिखा देता हूँ। राष्ट्र राज्य वाला दोस्तों क्वेश्चन हो गया हमारा, उत्तर औपनिवेशिक समाजों में राष्ट्र राज्य के विकास की। देखो जब ये क्वेश्चन समझा रहे हो गया आप राष्ट्र राज्य क्या है, तो उसमें आप ये भी क्वेश्चन डिस्कस करना, आपको ये बताना है कि जब नए नए कंट्री आज़ाद हो रहे थे तो आज़ादी की उनकी प्रक्रिया कैसे रही। जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना उदय हुआ, है ना, तभी दोस्तों हम एक अपनी आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया। बट उत्तर औपनिवेशिक समाज में राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट, है ना, देखो नेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो किसी का गुलाम ना, उसी को नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य कहा जाता है। उसमें दोस्तों एक लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम थे लोग दोस्तों उसमें रहते आ रहे हैं, उनकी संस्कृति एक हो, उनकी भाषा धर्म जाति एक हो, ठीक है दोस्त, वो ये उनकी एक ही हो, है ना, साझी उनकी विरासत हो, उनका हित एक हो। लेकिन दोस्त आज का टाइम ये कंसेप्ट चेंज हो गया, आज किसी भी देश के अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज, एक ही रिलीजन के लोग नहीं मिलेंगे, अलग अलग लोग रीजन या इनके एथनिसिटी के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी थोड़ा जाकर चेंज हुआ है। आप जाके प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोटा प्रणाली और महिलाओं का प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है, ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त महिलाओं पे एक लिंक जेंडर पे क्वेश्चन आता है, तो बस आपको ये क्वेश्चन कर लेना है दोस्त, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने आपको सभी क्वेश्चन को ब्रीफ में समझाया, ताकि नोट से आप फटाफट रीड कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स होता है मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किसी भी क्वेश्चन में। चलिए दोस्त, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए दोस्त ये जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाया है, ये स्लाइड्स भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डाउनलोड कर लेना है। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं हो तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।